नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से हम हाजिर हैं और स्पेक्ट्रम आधुनिक भारतीय इतिहास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की 7th यूनिट हम पढ़ रहे हैं। अध्याय संख्या 17, चैप्टर 17। 1920 के दशक में स्वराजी समाजवादी विचार एवं अन्य नवीन शक्तियों का उदय। 1920 के दशक की बात हो रही है और इसमें स्वराजी समाजवादी विचार और अन्य नवीन शक्तियों का उदय किस प्रकार से होता है, क्या क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वराजी एवं परिवर्तन विरोधी। स्वराजी एवं परिवर्तन विरोधी पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्वराजी कौन थे और परिवर्तन विरोधी कौन थे, दो कौन से ग्रुप बन गए थे। कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का उदय। कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का उदय। अब खिलाफत स्वराज्य पार्टी बनती है किस प्रकार से, देखिए। मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात राष्ट्रवादी खेमे में बिखराव आने लगा, संगठन टूटने लगा, जुझारू राष्ट्रवादी नेताओं का मनोबल कमजोर पड़ने लगा। इन परिस्थितियों में कांग्रेसियों के मध्य यह बहस छिड़ गई कि संक्रमण के इस काल में कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए। बहुत से लोगों ने गांधी जी की रणनीति एवं नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना प्रारंभ कर दिया। दूसरे लोग इस गतिरोध से उबरने का विकल्प ढूंढने लगे। कांग्रेस का एक खेमा, जिसका नेतृत्व C.R. दास, मोतीलाल नेहरू एवं अजमल खान कर रहे थे, चाहता था कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी विधान परिषदों यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिलों का बहिष्कार बंद कर दें। कांग्रेस के एक खेमा का मानना था कि जो राष्ट्रवादी आंदोलनकारी विधान परिषदें हैं, राष्ट्रवादी आंदोलनकारी जो हैं वो विधान परिषदों का बहिष्कार बंद कर दें, लेजिस्लेटिव काउंसिलों का जो है बहिष्कार बंद कर दें। इसका विचार था कि वे असहयोग को व्यवस्थापिका सभाओं तक ले जाकर सरकारी प्रस्तावों का विरोध करेंगे तथा सरकारी मशीनरी के कार्यों में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे। इनका तर्क था कि ये युक्ति असहयोग आंदोलन का परित्याग नहीं अपितु उसे प्रभावी बनाने की रणनीति है। यह संघर्ष का एक नया मोर्चा सिद्ध होगा। दूसरे शब्दों में उनका उद्देश्य विधान परिषदों को अपने अनुकूल मोड़ना या समाप्त करना था। उदाहरणार्थ, यदि सरकार राष्ट्रवादियों की मांगों की उपेक्षा करती है तो वे व्यवस्थापिकाओं के कार्य संचालन को अवरुद्ध कर देंगे तथा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने हेतु उसे विवश करेंगे। वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे थे, उन्हें स्वराजियों परिवर्तन समर्थक के नाम से जाना गया। उन्हें स्वराजियों के नाम से जाना गया, परिवर्तन समर्थक के नाम से, ठीक है। उन स्वराजियों को क्या जाना गया, वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे थे, उन्हें स्वराजियों परिवर्तन समर्थक के नाम से जाना गया। जबकि वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश के पक्षधर नहीं थे तथा स्वराजियों के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे, उन्हें परिवर्तन विरोधी कहा गया। वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे थे, उन्हें परिवर्तन समर्थक, जबकि वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश के पक्षधर नहीं थे, उन्हें स्वराजियों के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे, उन्हें परिवर्तन विरोधी कहा गया। इस विचारधारा के समर्थकों में वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C. राजगोपालाचारी, M.A. अंसारी प्रमुख थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ समर्थन करने वालों में जो परिवर्तन समर्थक थे, जो चाहते थे विधान परिषदों में प्रवेश हो और जाएं और हम विधान परिषद में होने वाली जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है उसे अवरुद्ध करेंगे, उसमें बाधा डालेंगे, उसमें विघ्न डालेंगे। ऐसे लोगों में वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C. राजगोपालाचारी और M.A. अंसारी प्रमुख थे। परिवर्तन विरोधियों ने विधान परिषदों में प्रवेश के प्रस्ताव का विरोध किया। इनका तर्क था कि संसदीय कार्यों में संलग्न होने से रचनात्मक कार्यों की उपेक्षा होगी। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया, बिहार में हुआ। इस अधिवेशन में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने नए कार्यक्रम से संबद्ध एक प्रस्ताव रखा तथा तर्क दिया कि इससे या तो विधान परिषदों का स्वरूप परिवर्तित होगा या वे समाप्त हो जाएंगी। किंतु कांग्रेस के दूसरे खेमे ने, जो परिवर्तन विरोधी था तथा जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, C. राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, इसका तीव्र विरोध करते हैं। ठीक है, इन्होंने तीव्र विरोध किया और प्रस्ताव नामंजूर कर दिया। देखिए यहाँ पर दो दल बन चुके हैं कांग्रेस के। कांग्रेस का एक खेमा जो है उसमें जैसे कि मैंने बताया कि C.R. दास और मोतीलाल नेहरू एक तरफ से, तो उन्होंने नए कार्यक्रम से संबंधित एक प्रस्ताव रखा और तर्क दिया कि या तो विधान परिषदों का स्वरूप परिवर्तित होगा, इससे हम जब कानून कोई भी ऐसा बनेगा जिसमें ठीक नहीं होगा तो उसका विरोध करेंगे, ठीक, और या तो
विधान परिषदों का जो स्वरूप है वो परिवर्तित हो गया, विधान परिषदें यहीं समाप्त हो जाएंगी। किंतु एक तरफ थे राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो नहीं जानी चाहिए विधान परिषदों में, ठीक है। अब जिन्होंने खूब इनका विरोध किया और प्रस्ताव नामंजूर करवा दिया, उसके पश्चात देखिए CR दास और मोतीलाल नेहरू जो हैं, उन्होंने गया अधिवेशन में जो क्या थे, गया अधिवेशन में CR दास तो उसके अध्यक्ष थे और उसके महामंत्री मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने अपने अपने पदों से त्याग पत्र दे दिया और कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। इन्होंने कहा कि हम एक नई पार्टी बनेंगे, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, और ये बनाने वाले कौन थे, मोतीलाल नेहरू और CR दास। CR दास उसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू सचिव चुने गए, घोषणा कर दी उन्होंने, और उसके CR दास को क्या बनाएंगे, उसके अध्यक्ष बनाएंगे। स्वराज्यों का तर्क था कि विधान परिषदों में प्रवेश से असहयोग आंदोलन की प्रगति अवरुद्ध नहीं होगी, अपितु इससे आंदोलन और प्रभावी बनेगा तथा इससे संघर्ष के नए द्वार खुलेंगे। कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद भी विधान परिषदें तो अस्तित्व में बनी ही रहेंगी और चुनाव में संभवतः बड़े पैमाने पर लोग भाग लेंगे। इससे जनता पर कांग्रेस का प्रभाव कम हो जाएगा तथा महत्वपूर्ण पदों पर गैर कांग्रेसी व्यक्ति आसीन हो जाएंगे, जो कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। ये सरकार के अवैध कानूनों को वैध बनाने के प्रयास का समर्थन करेंगे। विधान परिषदों में प्रवेश का उनका मुख्य लक्ष्य इसे राजनीतिक संघर्ष हेतु मंच के रूप में इस्तेमाल करना है। उनका उद्देश्य ऐसा नहीं है कि वे उपनिवेशी शासन के क्रमिक हस्तांतरण हेतु विधान परिषदों को हथियार के रूप में प्रयुक्त करना चाहते हैं। जबकि परिवर्तन का विरोध करने वालों का तर्क था, परिवर्तन विरोधियों का तर्क था कि परिवर्तन जो होगा उससे संसदीय कार्यों में सहभागिता से रचनात्मक कार्य उपेक्षित होंगे, संघर्षरत व्यक्तियों का मनोबल गिरेगा और राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। इसके अलावा विधायकों के रूप में विधान परिषदों में प्रवेश करने वाले लोग कालांतर में प्रतिरोध की राजनीति छोड़ देंगे और धीरे धीरे उपनिवेशी संविधान के समर्थक बन जाएंगे। इसके अलावा विधान परिषदों से बाहर रहकर रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे दौर के लिए ज़्यादा अच्छे से तैयार किया जा सकता है। किंतु विचारों में तीव्र मतभेद होने के बावजूद भी दोनों पक्ष 1907 के विभाजन की तरह किसी अशुभ घटना से बचना चाहते थे तथा उन्होंने गांधी जी से भी संपर्क बनाए रखा, जो कि उस समय में जेल में थे। उन्होंने ये भी महसूस किया कि सरकार को सुधारों के लिए विवश करने हेतु आपसी एकता आवश्यक है तथा दोनों ही पक्षों का मानना था कि गांधी जी के नेतृत्व में ही आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है। इन्हीं कारणों से सितंबर 1923 में दोनों पक्षों के मध्य एक समझौता हो गया। सितंबर 1923 इसके तहत स्वराज्यों को कांग्रेस के एक समूह के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई। स्वराज्यों ने भी एक शर्त को छोड़कर वे विधान परिषदों में भाग नहीं लेंगे, कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया। नवंबर 1923 में नवगठित केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा तथा विधान परिषदों के लिए चुनाव आयोजित किए गए। स्वराज्यों का चुनाव घोषणा पत्र। अक्टूबर 1923 में घोषित अपने चुनाव घोषणा पत्र में स्वराज्यों ने साम्राज्यवाद के विरोध को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया। इस घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार थीं। प्रथम, भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का मुख्य लक्ष्य इंग्लैंड के स्वार्थी हितों की पूर्ति करना है। दूसरा, साम्राज्यवादी शासन के तथाकथित सुधारवादी कानून विदेशी हुकूमत के शोषण को बल प्रदान करते हैं। अंग्रेजों की वास्तविक मंशा भारत के असीमित संसाधनों का अन्यायपूर्ण दोहन तथा भारतीय जनता को गुलाम बनाकर रखना है। 3, स्वराजी स्वशासन की राष्ट्रवादियों की मांग को परिषदों में उठाएंगे। 4, यदि सरकार ने उनकी मांगें नामंजूर कर दी तो वे संयुक्त प्रयासों द्वारा परिषदों के कार्य संचालन की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देंगे और इस प्रकार वे परिषदों को सरकार की दुर्भावना को उजागर करने हेतु एक उपयुक्त मंच के रूप में प्रयुक्त करेंगे और उसका उपयोग भारतीयों के हित में करेंगे। इसमें गांधी जी का क्या रुख था? तो गांधी जी क्या इसमें कह रहे थे? देखिए, प्रारंभ में गांधी जी विधान परिषदों का सदस्य बनने और उसकी कार्यवाही में बाधा पहुंचाने की नीति की विरोधी थे। प्रारंभ में गांधी जी परिषदों का सदस्य बनने और उनकी कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के विरोधी थे, किंतु फरवरी 1924 में स्वास्थ्य की खराबी के आधार पर जेल से रिहाई के पश्चात धीरे धीरे उन्होंने स्वराज्यों के साथ एकता स्थापित करनी शुरू कर दी और स्वराज्य के साथ एकता स्थापित करने की उनके प्रमुख 3 कारण थे।
पहला, उन्होंने महसूस किया कि विधान परिषदों में हिस्सेदारी प्रारंभ हो जाने के पश्चात इससे पीछे हटना या इनका विरोध करना गलत होगा, क्योंकि इससे सरकार तथा जनता दोनों के मध्य गलत संदेश जाएगा। इससे उपनिवेशी शासकों का हौसला बढ़ेगा, नौकरशाही निरंकुश हो जाएगी तथा राजनीतिक हलकों में निराशा की भावना जन्म लेगी। दूसरा, नवंबर 1923 को संपन्न हुए चुनावों में स्वराज्यों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से उन्हें 42 में सफलता प्राप्त हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। उत्तर प्रदेश व बम्बई में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज्यों ने जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थकों, उदारवादी और कुछ व्यक्तिगत विधायकों जैसे मदन मोहन मालवीय इत्यादि के साथ मिलकर साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। विधान परिषदों में स्वराज्यों ने जिस साहस व जुझारूपन का परिचय दिया, उससे गांधी जी का ये विश्वास पक्का हो गया कि स्वराज्यों की रणनीति भले ही गलत हो, वे साम्राज्यवादी प्रशासन के अंग नहीं बन सकते। तीसरा, कुछ समय पश्चात आतंकवाद को नियंत्रित करने के नाम पर सरकार ने नागरिक अधिकारों तथा स्वराज्यों का दमन करना प्रारंभ कर दिया। अक्टूबर 1924 में अनेक स्वराजी एवं कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें प्रताड़ित किया गया। इनमें सुभाष चंद्र बोस, अनिल बरन राय, AC मित्र इत्यादि प्रमुख थे। सरकार की दमनकारी नीतियों से गांधी जी असंतुष्ट हो गए तथा उन्होंने स्वराज्यों के साथ एकता दर्शाने और उनका समर्थन करने का निश्चय किया। अब हम समझते हैं विधानमंडलों में स्वराज्यों की गतिविधियों को। तो विधानमंडलों में स्वराज्यों की गतिविधियाँ 1924 के अंत तक स्वराज्यों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिकता तथा उत्तरदायित्व या प्रतिरोध के मुद्दे पर स्वराज्यों के खेमे में विभाजन इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। कमजोरी के मुख्य रूप से उत्तरदायी क्या थे? विभाजन। 16 जून 1925 को CR दास की मृत्यु से उन्हें और गहरा आघात लगा। 1924 में कमज़ोर हो चुकी स्थिति, 1925 में 16 जून को CR दास की मृत्यु हो जाती है और कमज़ोर हो जाते हैं स्वराजी। स्वराजियों के खेमे में उत्तरदायित्व की अवधारणा के समर्थक नेताओं में, मतलब स्वराजियों के जो नेता थे उनमें उत्तरदायित्व की अवधारणा के समर्थक कौन थे? उनमें थे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय एवं NC केलकर ने सरकार के साथ समर्थन और हिंदू हितों की रक्षा के लिए सत्ता के यथासंभव भागीदारी की वकालत की। उन्होंने मोतीलाल नेहरू जैसे प्रतिक्रियावादियों पर आरोप लगाया कि वे मांसाहारी थे और हिंदू हितों के विरोधी थे। इसके पश्चात लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय ने स्वराज पार्टी छोड़ दी। इसके अतिरिक्त भी स्वराज्य पार्टी को कमज़ोर करने वाली अनेक गतिविधियां चलती रही। तदुपरांत पार्टी और अधिक टूटने से बचाने, संसदीय भ्रष्टाचार रोकने, कार्यकर्ताओं को और अधिक निराशा से बचाने के लिए पार्टी के मुख्य नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की और मार्च 1926 से विधानमंडल में भाग न लेने का फैसला किया। दूसरी ओर स्वराज्य पार्टी के दूसरे खेमे ने नवंबर 1926 के चुनावों का समर्थन किया और इसमें भाग लेने का फैसला किया, किंतु दुर्बलता के कारण इन चुनावों में पार्टी कोई महत्वपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाई। अंततः 1930 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्तावों तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 में जो चला था, उसके छिड़ने के कारण स्वराज्यों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। अब हम समझते हैं स्वराज्यों की उपलब्धियां। गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर स्वराज्यों ने कई बार सरकार के विरुद्ध मतदान किया। यहाँ तक कि उन्होंने बजट संबंधी मांगों पर भी सरकार के विरुद्ध मतदान किया तथा स्थगन प्रस्तावित पारित किया। स्वशासन, नागरिक स्वतंत्रता, औद्योगिकीकरण के समर्थन में उन्होंने सशक्त भाषण दिए। 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार की पराजय स्वराज्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इससे विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि सरकार अवांछित अथवा विध्वंसकारी चरित्र वाले विदेशियों को देश से निर्वासित कर सकती हैं। इसका प्रमुख कारण तत्कालीन समय में समाजवाद और साम्यवाद का तेजी से प्रचार था। भारत में ब्रिटिश सरकार इस दिशा में पहले से ही सतर्क थी। सरकार का विश्वास था कि कॉमिंटर्न द्वारा भेजे गए विदेशी और भारत में ब्रिटिश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वराज्यों की गतिविधियों ने ऐसे समय में राजनीतिक निर्वात को भर दिया जबकि राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे अपना सामर्थ्य खोता जा रहा था तथा उसके सम्मुख राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई थी।
इसके अलावा उन्होंने मोंटेगी-चेमस्फोर्ड सुधारों का खोखलापन उजागर किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विधानमंडलों में सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया तथा उपयुक्त मंच के रूप में इसका उपयोग किया। अब हम समझते हैं स्वराज्यों की कमजोरियां। स्वराज्य की कमजोरियों में पहली है, स्वराज्य विधानमंडल के भीतर अपने जुझारू संघर्ष तथा विधानमंडलों के बाहर राजनीतिक संघर्ष के मध्य समन्वय स्थापित नहीं कर सके। वास्तव में ये लोग महज अखबारों में छपी खबरों पर विश्वास करने लगे थे। ठीक, दूसरी कमजोरी जो है वो है व्यवधानवादी राजनीति की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। तीसरी, वे अपने सहयोगी घटकों का भी हमेशा और हर अवसर पर साथ प्राप्त नहीं कर सके। टकराववादी विचारधारा के कारण उनका प्रभाव व्यापक नहीं हो सका। चौथी, विधान मंडलों की शक्तियां एवं विशेषाधिकारों का पूर्ण उपयोग करने में वे लोग असफल रहे थे। और पांचवी कमजोरी ये रही कि बंगाल में बहुसंख्यक स्वराज्यों ने जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों की मांगों का समर्थन नहीं किया। इससे काश्तकार नाराज हो गए और इसमें बहुसंख्यक मुसलमान थे। इसके अलावा छठी कमजोरी जो बताई जाती है वो है पार्टी में घुसपैठ कर रहे सांप्रदायिक तत्वों को रोकने में ये लोग असफल रहे थे। अब हम समझते हैं परिवर्तन विरोधियों के रचनात्मक कार्य। जिसमें स्वराज्य विधानमंडलों में साम्राज्यवादी शासन का प्रतिरोध करने में व्यस्त थे, उसी समय परिवर्तन विरोधियों ने भी देश में अनेक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य किए, जो इस प्रकार है। पहला, देश भर में सैकड़ों खादी आश्रमों की स्थापना की गई। यहाँ युवा पुरुष एवं महिलाओं ने, आदिवासी तथा पिछड़ी जाति के लोगों ने एक साथ मिलकर कताई बुनाई का प्रशिक्षण लिया और चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। इसके अलावा गुजरात के खेड़ा और बारदोली क्षेत्रों में इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ। इसके अतिरिक्त अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, जहां विद्यार्थियों को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष, शराब एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने जैसे कार्यक्रम भी चलाए गए। इसके अलावा सविनय या अवज्ञा आंदोलन में रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने आधार स्तंभ की भूमिका निभाई। रचनात्मक कार्यों का मूल्यांकन। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम से केवल शहरी, निम्न मध्य वर्ग एवं समृद्ध किसान ही लाभान्वित हुए। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति आकर्षण आंदोलन के समय तक ही रहा। लोग डिग्री और नौकरियों के प्रलोभन से पुनः सरकारी स्थलों की ओर आकर्षित होने लगे। खादी की लोकप्रियता भी एक मुश्किल कार्य था, क्योंकि आयातित कपड़े की तुलना में महंगा पड़ता था। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष में भूमिहीनों तथा कृषक तथा मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु कोई प्रयत्न नहीं किए गए, जबकि इस वर्ग के लोग मुख्यतया इस अमानवीय कृति के शिकार थे। यद्यपि स्वराज्यों एवं परिवर्तन विरोधियों की विचारधारा एवं कार्यशैली भिन्न भिन्न थी, फिर भी उन्होंने एक दूसरे से यथासंभव सहयोग बनाए रखा और नए राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत के लिए जहां कहीं भी अवसर मिल सकता है, एक दूसरे का सहयोग किया। अब हम समझते हैं नई शक्तियों में समाजवादी विचार, युवा शक्ति और व्यापार संघ का उदय। 20वीं शताब्दी के दूसरे शतक के अंतिम और तीसरे दशक के प्रारंभिक वर्ष आधुनिक भारतीय इतिहास में कई कारणों से महत्वपूर्ण थे। इस दौरान जहां एक ओर राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीयों ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न राजनीतिक धाराओं का क्रिस्टलीकरण भी हुआ। ये विभिन्न राजनीतिक धाराएं अपने अभ्युदय की प्रक्रिया में जहां एक ओर सत्य और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी सत्याग्रह की अवधारणा से अभिप्रेत थीं, वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य कारणों ने भी इस अभ्युदय में सकारात्मक भूमिका निभाई। इस काल के भारतीय चिंतकों पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और परिस्थितियों का जो प्रभाव दर्ज किया गया वह इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। दूसरे शब्दों में, भारतीय चिंतकों के मनोमस्तिष्क पर धारदार और सुस्पष्ट सामाजिक आर्थिक अंतर्वस्तु का प्रवेश हुआ। 1920 के दशक में जिन नई शक्तियों का अभ्युदय हुआ वे इस प्रकार थीं। पहली, समाजवादी एवं मार्क्सवादी विचारों का प्रसार। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न समाजवादी और साम्यवादी संगठनों के उदय ने भारत में कांग्रेस के खेमे पर भी अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई और उन्हें गहराई तक अभिप्रेरित कर दिया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसके सर्व प्रमुख प्रेरणा प्रतीक थे। इन दोनों प्रमुख कांग्रेसियों पर समाजवादी विचारों का व्यापक प्रभाव पड़ा। ये युवा राष्ट्रवादी, गांधीवादी विचारधाराओं और राजनीतिक कार्यक्रम से असंतुष्ट थे तथा भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रुग्णता को दूर करने की वकालत कर रहे थे। 1917 की रूसी क्रांति ने इन युवाओं पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। फलतः ये समाजवादी विचारधाराओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रुक सके। ये युवा राष्ट्रवादी, स्वराज्य एवं परिवर्तन विरोधी दोनों के आलोचक थे। स्वराजवादी के भी और परिवर्तन विरोधी दोनों के आलोचक थे ये। ठीक, इसके अलावा पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता के नारे के साथ साम्राज्यवादी विरोधी स्वर की मुखर अभिव्यक्ति के पक्षधर थे।
इसके अलावा चेतना एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक धाराओं के उद्देश्य से प्रभावित थे। राष्ट्रवादी और साम्राज्यवाद विरोधी विचारधारा के सामाजिक न्याय से समन्वय की आवश्यकता पर जोर, पूंजीवाद और जमींदारी प्रथा की आलोचना। राष्ट्रवादी और साम्राज्यवाद विरोधी विचारधारा के सामाजिक न्याय से समन्वय की आवश्यकता पर जोर, पूंजीवादी और जमींदारी प्रथा की आलोचना और समाजवादी विचारधारा अपनाने की शिक्षा पर बल देते थे। 1920 में एम.एन. राय, अंबानी मुखर्जी और ताशकंद में रहने वाले कुछ अन्य उत्प्रवासी भारतीयों ने कामिंगटन, रूस का अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी संगठन के द्वितीय अधिवेशन के पश्चात भारतीय साम्यवादी पार्टी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। एम.एन. राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कामिंगटन के नेतृत्व में चुना गया। 1924 में कई साम्यवादियों यथा S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई। 1925 में कानपुर में अखिल भारतीय स्तर के संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1929 में सरकार ने 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मेरठ षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया। गिरफ्तार किए गए लोगों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता और 3 ब्रिटिश साम्यवादी फिलिप स्प्रेट, ब्रेन ब्रैडल और लेस्टर हचिंसन सम्मिलित थे। सरकार का मुख्य उद्देश्य यूनियन आंदोलन को समाप्त करना और साम्यवादियों को राष्ट्र आंदोलन से अलग थलग करना था। पूरे राष्ट्र में कृषक एवं मजदूर संगठनों ने एकजुट होकर प्रयास किया तथा मार्क्सवादी एवं साम्यवादी विचारों का प्रचार किया। 1928 में सभी कृषक एवं मजदूर संगठनों को मिलाकर एक नया संगठन बनाया गया और इसका नाम अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल, ऑल इंडिया वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी रखा गया। इस पार्टी को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया तथा देश के विभिन्न स्थानों में इसकी शाखाएं खोली गईं। सभी साम्यवादियों को इनका सदस्य बनाया गया। वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत काम करते हुए इससे अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली और जन सामान्य की पार्टी बनाना था। साथ ही वर्ग संगठनों में स्वतंत्र रूप से किसानों और मजदूरों को सम्मिलित कर स्वतंत्रता प्राप्ति एवं तत्पश्चात भारत को समाजवाद के लक्ष्य तक पहुंचाना था। भारतीय युवाओं की सक्रियता, अब हम समझेंगे भारतीय युवाओं की सक्रियता, इसमें किसानों के प्रदर्शन और अन्य लोगों के समर्थन में देखेंगे। पूरे भारत में युवा संगठन स्थापित किए गए, युवाओं के सैकड़ों अधिवेशन संपन्न हुए। 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन को संबोधित किया। किसानों के प्रदर्शन, अब हम समझते हैं किसानों के प्रदर्शन। मध्य प्रांत में किसानों ने काश्तकारी नियमों में संशोधन, भू राजस्व में कमी, बेदखली के विरुद्ध संरक्षण, ऋणग्रस्तता से बचाव जैसे मुद्दों को लेकर उग्र प्रदर्शन किए। आंध्र प्रदेश में रंपा क्षेत्र, राजस्थान, बम्बई और मद्रास के काश्तकारों ने भी इस तरह के प्रदर्शन किए। गुजरात के बारदोली में 1928 में किसान आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। व्यापार संघ का विकास क्या है, इसको समझते हैं। भारत में व्यापार संघ यानी ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स का नेतृत्व 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक ने किया। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष एवं दीवान चमन लाल इसके प्रथम सचिव थे। बाल गंगाधर तिलक ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1920 के दशक में इंटक के नेतृत्व में अनेक कारखानों में हड़तालें आयोजित की गईं। इसमें खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप, टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री जमशेदपुर, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स, इस मिल की हड़ताल में 1,50,000 श्रमिकों ने लगभग 5 महीने तक मिल में हड़ताल जारी रखी। एवं बकिंगम कर्नाटक में मिल हड़तालों में भी इसमें जो विरोध किया गया। 1928 में देश भर में आयोजित विभिन्न हड़तालों में लगभग 5 लाख श्रमिकों ने भाग लिया। मद्रास में पहली बार मजदूर दिवस को मई दिवस के रूप में मनाया गया। जातीय आंदोलन क्या है, इसको समझते हैं। पूर्ववर्ती शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध भारतीय समाज में विभिन्न जातीय आंदोलन एक बार पुनः गति पकड़ने लगे। हालांकि इन आंदोलनों की प्रकृति विभाजनकारी, संकीर्ण एवं मौलिक थी। इनमें निम्न आंदोलन सम्मिलित थे। पहला, मद्रास में जस्टिस पार्टी का आंदोलन। दूसरा, आत्मसम्मान आंदोलन 1925। यह आंदोलन मद्रास के E.P. रामास्वामी नायकर पेरियार के नेतृत्व में चलाया गया। 17 महाराष्ट्र में सत्य शोधक, देखिए हम पढ़ रहे हैं जातीय आंदोलन, तो पूर्ववर्ती शोषण में उत्पीड़न के विरुद्ध भारतीय समाज में विभिन्न जातीय आंदोलन एक बार पुनः गति पकड़ने लगे। हालांकि इन आंदोलनों की प्रकृति विभाजनकारी, संकीर्ण एवं मौलिक थी।
इनमें निम्न आंदोलन सम्मिलित थे। पहला, मद्रास में जस्टिस पार्टी का आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन 1925। ये आंदोलन जो है आत्मसम्मान आंदोलन 1925 का, ये मद्रास के ईपी रामास्वामी नायकर पेरियार के नेतृत्व में चलाया गया। इसके अलावा सतारा महाराष्ट्र में सत्यशोधक कार्यकर्ताओं के आंदोलन। इसके अलावा महाराष्ट्र में ही जादव जो है भास्कर राव जादव, इनके नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन। इसके अलावा महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में महारों का आंदोलन। इसके अलावा केरल में के अय्यप्पन एवं सी केशवन के नेतृत्व में सिद्धांतवादी रुझानों का आंदोलन। इसके अलावा सामाजिक स्थिति सुधार हेतु बिहार में यादवों का आंदोलन। इसके अलावा समाज में फजल हुसैन के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी का आंदोलन। क्रांतिकारी गतिविधियों का समाजवाद की ओर झुकाव। अब हम समझेंगे क्रांतिकारी गतिविधि जो थे, उन क्रांतिकारी गतिविधियों की जो समाजवाद की ओर झुकाव हुआ उससे क्या है मतलब। अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित राजनीतिक संघर्ष की रणनीति से असंतुष्ट युवाओं का झुकाव धीरे धीरे समाजवाद की ओर होने लगा। स्वराज्यों एवं परिवर्तन विरोधियों के कार्यक्रम से भी ये संतुष्ट न हो सके, फलतः ये समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर इस ओर आकृष्ट होने लगे। इसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी आतंकवाद की दो धाराएं विकसित हुई। क्रांतिकारी आतंकवाद की दो धाराएं विकसित हुई। इसमें एक तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में। इसके अतिरिक्त युगांतर अनुशीलन समितियां तथा कालांतर में बंगाल में सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव विद्रोह समूह। अब हम समझेंगे 19वीं शताब्दी के दूसरे एवं तीसरे दशक में क्रांतिकारी गतिविधियां क्या क्या थी। देखिए 19वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक की बात हो रही है। उसमें जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उनमें पहली है असहयोग आंदोलन के पश्चात लोग क्रांतिकारी गतिविधियों के आकर्षित क्यों हुए, ये समझना सबसे पहले। क्रांतिकारी जो है वो गतिविधियां जो हुई उसकी ओर लोग क्यों आकर्षित हुए, ये समझना है। असहयोग आंदोलन के पश्चात ये ऐसा क्यों हुआ। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद का निर्ममता से दमन किया गया। अनेक क्रांतिकारी भूमिगत हो गए, कई जेल में डाल दिए गए, कई इधर उधर बिखर गए। 1920 के प्रारंभ में सरकार ने जेल में बंद विभिन्न क्रांतिकारियों को आम माफी देकर रिहा कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सरकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू करने के लिए देश में सद्भावना का वातावरण बनाना चाहती थी। शीघ्र ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात गांधी जी, CR दास, अन्य नेताओं की अपील पर जेल से रिहा क्रांतिकारियों में से अधिकांश असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। अन्य ने अहिंसक असहयोग आंदोलन को समर्थन देने में निमित्त आतंकवाद का रास्ता छोड़ दिया। लेकिन गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को एकाएक स्थगित कर दिए जाने के कारण इनमें से अत्यधिक असंतुष्ट हो गए। जन आंदोलन की आंधी में सब कुछ छोड़कर असहयोग आंदोलन में जुड़ पान जाने के कारण महसूस करने लगे कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है। इनमें से अधिकांश ने राष्ट्रीय नेतृत्व की रणनीति तथा अहिंसा के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाना प्रारंभ कर दिया तथा किसी विकल्प की तलाश करने लगे। स्वराज्यों के संसदीय संघर्ष और परिवर्तन विरोधियों नो चेंजर्स की रचनात्मक कार्य भी इन युवाओं को आकृष्ट नहीं कर सके। इनमें से अधिकांश इस बात पर विश्वास करने लगे कि सिर्फ हिंसात्मक तरीके से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार क्रांतिकारी आतंकवाद पुनर्जीवित हो उठा। क्रांतिकारी आतंकवादी विचारधारा के सभी नेताओं में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, सभी नेताओं ने। इनमें जो है जोगेश चंद्र चटर्जी, सूर्य सेन, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा, भगवती चरण वोरा, इसके अलावा जयदेव कपूर, जतिन दास के नाम सबसे प्रमुख हैं। इस काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की दो विभिन्न धाराएं विकसित हुई, एक पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में और दूसरी बंगाल में। पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वहाँ और दूसरी बंगाल में। अब हम समझते हैं प्रमुख प्रभावकारी कारक। युद्ध के पश्चात मजदूर एवं श्रमिक संघवाद का उदय। क्रांतिकारी आतंकवादी नए उभरते हुए वर्ग की क्रांतिकारी ऊर्जा की राष्ट्रवादी क्रांति में लगाना चाहते थे। दूसरा जो कारक है वो है 1917 की रूसी क्रांति और युवा सोवियत राज्य का गठन। तीसरा जो कारक है प्रमुख कारक वो है नए साम्यवादी समूहों का उदय हुआ। मार्क्सवाद, समाजवाद एवं दरिद्रतम श्रमिक वर्ग के हितों के पक्षधर जो थे। ठीक, ये जो नए साम्यवादी समूह बने थे ये पक्षधर थे। चौथा जो कारक है महत्वपूर्ण वो है क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकें, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं। इनमें विभिन्न क्रांतिकारियों के त्याग बलिदान का गुणगान किया गया। इनमें आत्मशक्ति, सारथी और बिजली का नाम उल्लेखनीय है। ऐसी पत्र पत्रिकाओं में एक तो आत्मशक्ति पत्रिका, सारथी पत्रिका और बिजली पत्रिका
उल्लेखनीय है। इसके अलावा एक जो कारक है वह उपन्यास एवं पुस्तक है। उपन्यास एवं पुस्तक को हम देखें तो सचिन सान्याल की बंदी जीवन और शरद चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पाथेर दाबी प्रमुख थीं। एक तो बंदी जीवन जो लिखी सचिन सान्याल ने, और इसके अलावा पाथेर दाबी जो लिखी शरद चंद्र चटर्जी ने। बाद में अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण सरकार ने पाथेर दाबी प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया, पाथेर दाबी पर रोक लग गई। अब देखते हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में किस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधि उभरी। इस क्षेत्र में क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों का संचालन मुख्य रूप से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी ने किया। कालांतर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में की गई। कानपुर में क्रांतिकारी युवकों के एक अधिवेशन में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्रनाथ सान्याल या सचिन सान्याल ने अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों के सहयोग से इसकी स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना तथा संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना, जिसका मुख्य आधार वयस्क मताधिकार हो। अब समझते हैं काकोरी कांड अगस्त 1925 के। काकोरी कांड अगस्त 1925 में हुआ और क्या है ये देखिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य काकोरी डकैती था। 9 अगस्त 1925 को एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर रेल विभाग के खजाने को लूट लिया। सरकार इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने भारी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उनको काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चलाया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। 4 को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। 17 अन्य लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। काकोरी षड्यंत्र कांड से उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को एक बड़ा आघात लगा, लेकिन इससे क्रांतिकारी आतंकवाद का पूर्णतया दमन नहीं हो सका। काकोरी षड्यंत्र केस से क्रांतिकारी और भड़क उठे और कई युवा क्रांतिकारी संघर्ष के लिए तैयार हो गए। उत्तर प्रदेश में शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा, पंजाब में भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण वोरा ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनः संगठित करने का काम प्रारंभ कर दिया। इन युवा क्रांतिकारियों पर धीरे धीरे समाजवादी विचारधारा का प्रभाव भी पड़ने लगा। दिसंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में युवा क्रांतिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें युवा क्रांतिकारियों ने सामूहिक नेतृत्व को स्वीकारा और समाजवाद की स्थापना को अपने लक्ष्य निर्धारित किया। बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA रख दिया गया। अब हम समझते हैं सैंडर्स हत्याकांड लाहौर दिसंबर 1928 में सैंडर्स हत्याकांड लाहौर में जो हुआ वो क्या है देखिए। धीरे धीरे जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी विध्वंसक तथा क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर होते जा रहे थे, उसी समय नवंबर 1928 में शेर पंजाब लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से हुई मृत्यु से वे पुनः भड़क उठे। 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के भारत दौरे का विरोध करने हेतु एक प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व लाला लाजपत कर रहे थे। लाहौर में सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय को संघातिक चोट लगी और 15 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु होगी। लाला लाजपत राय की मृत्यु 15 नवंबर 1928 को हुई। ठीक नवंबर की बात है 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 3 प्रमुख सदस्यों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत के लिए सैंडर्स को दोषी मानते हुए 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या को इन शब्दों द्वारा न्यायोचित करार दिया गया कि देश के करोड़ों लोगों के सम्माननीय नेता के एक साधारण पुलिस क्रांतिकारी के क्रूर हाथों द्वारा मान्य हत्या की गई और राष्ट्र का घोर अपमान है। भारत के देशभक्त युवाओं का यह कर्तव्य है कि वे इस कायरतापूर्ण हत्या का बदला लें। हमें सैंडर्स की हत्या का अफसोस है, किंतु वह उस अमानवीय व्यवस्था का एक अंग था जिसे नष्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट अप्रैल 1929 की घटना है।
तो केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट अप्रैल 1929 में हुआ। इसके पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेतृत्व में जनता को यह समझाने का निर्णय किया गया कि ये उद्देश्य परिवर्तित हो गया है, जन क्रांति में विश्वास रखता है वह जन क्रांति में विश्वास रखता है। इस समय ब्रिटिश सरकार भारतीयों विशेषकर मजदूरों को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पास करने की योजना बना रही थी। इसके प्रति विरोध प्रदर्शित करने हेतु भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं, अपितु सरकार को विरोध से अवगत करना और बहरे को सुनाना था। इसलिए जानबूझकर मामूली बम बनाया गया और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा के कक्ष में खाली बेंचों में इस बम को फेंका। और बम फेंकने का मुख्य उद्देश्य गिरफ्तारी देकर अदालत को विचारधारा का प्रचार का माध्यम बनाना था, जिससे जनता उनके विचारों और राजनीतिक दर्शन से परिचित हो सके। बम फेंकने के उपरांत मची भगदड़ में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को आसानी से भाग सकते थे, किंतु वे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने जानबूझकर स्वयं को गिरफ्तार कराया, क्योंकि वे जनता को ये संदेश देना चाहते थे कि क्रांतिकारी गतिविधियों की सजा क्रांतिकारी स्वयं भुगतने को तैयार हैं। क्योंकि उस समय जनता ने यह धारणा बनती जा रही थी कि आतंकवादी गतिविधियों के पश्चात क्रांतिकारी बचकर निकल जाते हैं और सरकारी दमन की सजा जनता को भुगतनी पड़ती है। सरकार ने चंद्रशेखर आज़ाद के अतिरिक्त अन्य प्रमुख क्रांतिकारियों के सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया और क्रांतिकारियों को कड़ी सजाएं सुनाई गई। जेल में इन क्रांतिकारियों ने जेल की अमानवीय परिस्थितियों के विरोध में भूख हड़ताल कर दी और मांग की राजनीतिक बंदियों के साथ हिरासत के दौरान सम्माननीय और न्यायोचित व्यवहार किया जाए। जतिन दास पहले शहीद बने। जेल में 64 दिनों की भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जतिन दास की। कांग्रेस के नेताओं ने इन युवा क्रांतिकारियों का जोरदार समर्थन किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को उनको फांसी पर लटका दिया गया। 23 मार्च 1931। इस खबर से पूरा देश स्तब्ध रह गया। हर जुबान पर भगत सिंह का नाम आ गया। पूरे राष्ट्र ने इन महान देशभक्तों की कुर्बानी को सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई की संज्ञा दी। दिसंबर 1929 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने दिल्ली के निकट वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को जलाने का प्रयास किया। 1930 में पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में अनेक आतंकवादी घटनाएं हुई। अकेले पंजाब में एक वर्ष में आतंकवाद की 26 घटनाएं दर्ज की गई। फरवरी 1931 में इलाहाबाद के एक पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गोलियों के शिकार हो गए। फरवरी 1931 में। अब हम समझते हैं बंगाल में जो घटनाएं हुई उनमें। 1920 के दशक में कई क्रांतिकारी समूहों को पुनर्गठित किया गया। इन्होंने अपनी गतिविधियां पुनः प्रारंभ कर दी और भूमिगत कार्यवाही करने लगे। कई अन्य समूह कांग्रेस के अधीन ही कार्य करते रहे। इस प्रकार उन्होंने जनता में अपनी पैठ और व्यापक की तथा कांग्रेस को सांगठनिक आधार प्रदान किया। कस्बों तथा गांवों में CR दास के स्वराज्यवादी कार्यक्रम में इन युवा क्रांतिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई तथा उसे व्यापक सहयोग प्रदान किया। 1925 में चित्तरंजन दास CR दास की मृत्यु के पश्चात बंगाल में कांग्रेस 2 धड़ों में विभक्त हो गई। एक धड़े का नेतृत्व अनुशीलन समिति से संबंध JM सेनगुप्ता ने किया और दूसरे धड़े का नेतृत्व जो है युगांतर समूह से संबद्ध सुभाष चंद्र बोस के हाथों में था। इन पुनर्गठित क्रांतिकारी समूहों ने कई आतंकवादी गतिविधियां संपन्न की। 1924 में कलकत्ता के बदनाम पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की गोपीनाथ साहा ने हत्या करने की चेष्टा की। इसके पश्चात सरकार ने कड़ाई से क्रांतिकारियों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। सुभाष चंद्र बोस सहित अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए तथा गोपीनाथ साहा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। सरकारी दमन, आपसी फूट के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, किंतु शीघ्र ही प्रमुख क्रांतिकारी पुनः सक्रिय हो गए और उन्होंने नए विद्रोही संगठनों की स्थापना कर ली। इन पुनर्गठित और नवगठित क्रांतिकारी समूहों में भी अनेक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। इन नए विद्रोही संगठनों में सबसे सक्रिय संगठन था चटगांव क्रांतिकारियों का गुट, जिसका नेता सूर्यसेन था। चटगांव शस्त्रागार लूट 1930 अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार लूट। सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। लोग इन्हें प्यार से मास्टर दा के नाम से पुकारते थे।
क्रांतिकारी गतिविधियों से संलग्न होने के कारण 1926 से 1928 तक उन्होंने 2 साल की सज़ा सुनाई गई उनको। मतलब जेल से रिहा होने के पश्चात वे कांग्रेस में काम करते रहे। वे चटगांव जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव थे। वे कहा करते थे, सहृदयता क्रांतिकारी का विशेष गुण है। सूर्यसेन मृदुभाषी, शांत एवं लग्नशील व्यक्ति थे। कविताओं से उन्हें बहुत लगाव था। रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम के वे बहुत बड़े प्रशंसक थे। सूर्यसेन ने अपने सहयोगियों अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकीनाथ बाउल के साथ मिलकर सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। इसका उद्देश्य जनता को ये बताना था कि सशस्त्र विद्रोह से शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है। विद्रोह की प्रस्तावित कार्रवाई में चटगांव के 2 शस्त्रागारों पर कब्जा किया गया। युवा क्रांतिकारियों को हथियारबंद करने में निमित्त हथियारों को लूटना, नगर की टेलीफोन और टेलीग्राफ संचार व्यवस्था को नष्ट करना, चटगांव और शेष बंगाल के बीच रेल संपर्क को भंग करना था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव शाखा के तले 65 युवा क्रांतिकारियों द्वारा अप्रैल 1930 को शस्त्रागारों पर धावा बोल दिया गया। पुलिस शस्त्रागार पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया गया। सूर्यसेन ने शस्त्रागार के बाहर राष्ट्रीय झंडा फहराया। क्रांतिकारी युवकों ने सलामी दी और काम चलाऊ क्रांतिकारी संगठन की घोषणा की गई। बाद में ये समीपवर्ती गांवों में फैल गए और सरकारी दफ्तरों और सरकारी संपत्ति पर छापे मारे गए। किंतु शीघ्र ही सेना जो है चटगांव पहुंच गई और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। सेना तथा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष किया। कई युवा क्रांतिकारी बहादुरी पूर्वक संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। फरवरी 1933 में सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चलाया गया। फरवरी 1934 में फांसी पर लटका दिया गया उनको। किंतु चटगांव कांड से जनता अत्यंत प्रभावित हुई। इस घटना से क्रांतिकारी विचारों वाले युवकों का उत्साह बढ़ गया और बड़ी तादाद में युवक विभिन्न आतंकवादी गुटों में शामिल होने लगे। 1930 में क्रांतिकारी गतिविधियों ने पुनः जोर पकड़ा और ये क्रम 1932 तक चलता रहा। अब हम समझते हैं सरकार की प्रतिक्रिया। शस्त्रागारों की लूट से सरकार पहले तो घबराई, लेकिन बाद में बर्बर दमन पर उतर आई। सरकार ने 20 दमनकारी कानून जारी किए और क्रांतिकारियों को कुचलने हेतु पुलिस को पूरी छूट दे दी गई। चटगांव में पुलिस ने अनेक गांवों को जलाकर भस्म कर दिया। अनेक ग्रामीणों पर भारी जुर्माना लगाया। देशद्रोह के आरोप में 1933 में जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 2 वर्ष की सजा सुना दी गई। उन पर साम्राज्यवाद, पुलिस के दमन की निंदा करने और क्रांतिकारी युवकों के साहस और वीरता की प्रशंसा करने का आरोप था। क्रांतिकारी दर्शन का प्रतिपादन। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी सहयोगियों ने पहली बार क्रांतिकारी संघर्ष के तरीके एवं क्रांति के लक्ष्य के रूप में क्रांतिकारियों के समक्ष क्रांतिकारी दर्शन को प्रस्तुत किया। वैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के भीतर काफ़ी समय पहले इस मुद्दे पर विचार मंथन चल रहा था। अक्टूबर 1924 में HRA की संस्थापक परिषद ने जनता को सामाजिक क्रांतिकारी और साम्यवादी सिद्धांतों की शिक्षा देने और उनका प्रसार करने का निर्णय लिया। 1925 में अपने घोषणा पत्र में इसने कहा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य उन तमाम व्यवस्थाओं का उन्मूलन करना है जिनके तहत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है। HRA के मुख्य अंग क्रांतिकारियों ने रेलवे तथा परिवहन के अन्य प्रसाधनों एवं इस्पात एवं जहाज निर्माण जैसे बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का भी प्रस्ताव रखा। HRA ने किसानों और मजदूरों का संगठन बनाने, संगठित हथियारबंद क्रांति के काम करने का भी निर्णय लिया। अपने अंतिम वर्षों के दौरान 1920 के दशक में ये क्रांतिकारी विनाशकारी एवं व्यक्तिगत आतंकवादी गतिविधियों से दूर होने लगे तथा उनका झुकाव राजनीतिक आंदोलन की तरफ होने लगा। अपनी हिरासत की अवधि में रामप्रसाद बिस्मिल ने युवकों से अपील की कि वे पिस्तौल और रिवॉल्वर का साथ छोड़ दें, क्रांतिकारी षड्यंत्रों में हिस्सा न लें और खुला आंदोलन चलाएं। उन्होंने युवकों से हिंदू मुसलमान एकता बनाए रखने तथा सभी राजनीतिक दलों से कांग्रेस के नेतृत्व में एक होने की अपील की। बिस्मिल ने साम्यवाद में अपनी आस्था व्यक्त की और इस सिद्धांत का समर्थन किया कि प्रकृति की संपदा पर प्रत्येक इंसान का बराबर अधिकार है। चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर भगवती चरण वोरा ने द फिलॉसफी ऑफ द बम का दर्शन नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर भगवती चरण वोरा ने रचना की। इसमें क्रांतिकारियों की ओर से जारी व दस्तावेज या बयान था जो उन्होंने जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराने हेतु जारी किया था। यहाँ तक कि अपनी गिरफ्तारी के पहले भगत सिंह का भी उग्रवाद और व्यक्तिगत आतंकवादी कार्यवाहियों से विश्वास उठ चुका था। वे मार्क्सवाद में विश्वास करने लगे थे। उनका मानना था कि व्यापक जन आंदोलन ही सफल क्रांति लाने का एकमात्र तरीका है। दूसरे शब्दों में क्रांति का तात्पर्य है जनता के द्वारा जनता के लिए।
इसी उद्देश्य से भगत सिंह ने 1926 में पंजाब के क्रांतिकारियों के खुले संगठन भारत नौजवान सभा के गठन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। इसके गठन में उनकी प्रमुख भूमिका थी। भगत सिंह इस सभा के संस्थापक महामंत्री थे। भारत नौजवान सभा का उद्देश्य युवकों, मजदूरों और किसानों के मध्य राजनीतिक कार्य करना, उन्हें संगठित करना, गांवों में सभाएं खोलना आदि था। भगत सिंह तथा सुखदेव के छात्रों ने मध्य खुले भगत सिंह और सुखदेव ने छात्रों के मध्य खुले तौर पर संवैधानिक कार्य करने हेतु लाहौर छात्र संघ का गठन किया। भगत सिंह और उनके कामरेड साथियों ने भी ये महसूस किया कि क्रांति का तात्पर्य क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में समाज के दलित, शोषित एवं गरीब तबके के जन आंदोलन का विकास। भगत सिंह कहा करते थे, गांव एवं कारखाने ही वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं हैं। किंतु प्रश्न उठता है कि क्रांतिकारी व्यक्तिगत आतंकवादी कार्रवाई क्यों करते थे। इसके दो कारण थे। प्रथम, उनके विचारों में लगातार तीव्र परिवर्तन हो रहा था। अतीत उनके वर्तमान का एक हिस्सा था। जो उपलब्धि दशकों में हासिल हो सकती थी, उसे थोड़े ही वर्षों में हासिल करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त नई विचारधारा की जन सामान्य में प्रभावी पैठ एवं लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है। ठीक। दूसरा जो है वो है, ये लोग इस उलझन में थे कि जनता को प्रभावित करने और नए समर्पित कार्यकर्ताओं को भर्ती करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। वे अपनी गतिविधियों को कांग्रेस की धीमी बौद्धिक एवं राजनीतिक गतिविधि से तेज भी करना चाहते थे। अतः इन्हीं सब कारणों से अंततः उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बलिदान देकर युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। उनका मानना था कि कुछ चमत्कारिक एवं बहादुरी पूर्व कार्रवाइयाँ उनके प्रसार एवं आंदोलन को माध्यम बनाकर अपने सिद्धांतों एवं कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाकर ही समर्पित कैडरों को तैयार किया जा सकता है। अब हम समझते हैं क्रांति की पुनर्व्याख्या। भगत सिंह व उनके कामरेड साथियों ने क्रांति को व्यापक ढंग से परिभाषित किया। अब क्रांति का तात्पर्य हिंसा या लड़ाकूपन ही नहीं था। इसका पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय स्वतंत्रता की स्थापना के लिए साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना तथा समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज का तात्पर्य ऐसे समाज से था जहां व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण न हो। असेंबली बम कांड में भगत सिंह ने अदालत में कहा था कि क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष आवश्यक नहीं है, व्यक्तिगत बैर के लिए भी उसमें कोई जगह नहीं है। यह पिस्तौल और बम की उपासना नहीं है। क्रांति से हमारा आशय है कि अन्याय पर आधारित वर्तमान व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। भगत सिंह का मार्क्सवाद तथा समाज में संबंध मार्क्स की वर्गीय अवधारणा में पूर्ण विश्वास था। उन्होंने कहा था कि किसानों को सिर्फ विदेशी शोषणकर्ताओं से ही मुक्ति पानी नहीं चाहिए, बल्कि उन्होंने पूंजीपतियों, जमींदारों के चंगुल से भी मुक्त होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषणकर्ता अपने हितों की पूर्ति के लिए सामान्य जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। इस बात का कोई विशेष महत्व नहीं है कि शोषणकर्ता अंग्रेज पूंजीपति है या भारतीयों या अंग्रेजों का गठबंधन है या पूरी तरह भारतीय हैं। उन्होंने समाजवाद को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया, जिसका अर्थ है पूंजीवाद, वर्ग प्रभुत्व की पूरी तरह अंत। भगत सिंह एक जागरूक और धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी थे। नौजवान भारत सभा के 6 नियमों में से भगत सिंह ने जो बनाए थे, उन 6 नियमों में से 2 के अनुसार इस सभा के सदस्य ऐसे किसी संस्था, संगठन या पार्टी किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे जो सांप्रदायिकता का प्रचार करती हो। साथ ही वे धर्म को जनता का व्यक्तिगत मामला मानते हुए जनता के मध्य सहनशीलता की भावना पैदा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भगत सिंह ने जनता को अंधविश्वास, धर्म की जकड़न से मुक्त करने पर बहुत जोर दिया। उन्होंने धर्म एवं धार्मिक दर्शन की भी आलोचना की और नास्तिकता का मार्ग अपनाया। भगवान के अस्तित्व में उनकी आस्था खत्म हो गई। उन्होंने घोषित किया कि प्रगति के लिए संघर्षरत प्रत्येक व्यक्ति को अंधविश्वासों की आलोचना करनी ही पड़ेगी और रूढ़िवादी विचारधाराओं को चुनौती देनी ही पड़ेगी। प्रचलित मान्यताओं की प्रत्येक व्यवस्था को प्रासंगिकता और सत्यता की कसौटी पर खरा उतरना होगा। अब हम समझते हैं बंगाल में नए क्रांतिकारी आंदोलन की विशेषताएं। बंगाल में नए क्रांतिकारी आंदोलन की विशेषताएं देखें तो सबसे पहली है, इसकी सबसे प्रमुख विशेषताएं किसी बड़े पैमाने पर युवतियों की भागीदारी थी। बंगाल में युवतियों ने भी भागीदारी ली। सूर्य सेन के नेतृत्व में ये महिलाएं क्रांतिकारियों को शरण देने, संदेश पहुंचाने, बंदूक लेकर लड़ने का काम करती थीं। इस काल में बंगाल की प्रमुख महिला क्रांतिकारियों में प्रीति लता वाडेदार, जिन्होंने पहाड़तली चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट में छापा मारा और शहीद हो गईं। इसके अलावा कल्पना दत्त, जिन्होंने गिरफ्तार कर सूर्य सेन के साथ आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई।
इसके अलावा 1931 में कोमिल्ला की 2 स्कूली छात्राएं सुनीति चौधरी और शांति घोष ने एक जिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। फरवरी 1932 में बीना दास ने उपाधि वितरण हेतु आयोजित दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर नजदीक से गोली चलाई। इस चरण में आतंकवादी कार्रवाइयों के स्थान पर उपनिवेशी शासन के महत्वपूर्ण अंगों पर सामूहिक हमले को ज़्यादा महत्व दिया गया। इसका उद्देश्य युवाओं के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना तथा नौकरशाही का मनोबल कम करना था। इसके अलावा क्रांतिकारियों के हिंदू धर्मपरायणता अब कम होने लगी और उन्होंने धर्म के नाम पर शपथ लेना बंद कर दिया। मुसलमानों को भी क्रांतिकारी संगठनों में प्रवेश दिया जाने लगा। चटगांव की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA में अनेक मुसलमान थे, जैसे सत्तार, फ़कीर अहमदिया मियाँ, मीर अहमद, तुनू मियाँ इत्यादि। इनमें कुछ कमियां भी थीं। आंदोलन में कुछ विवादास्पद तत्व थे। इसके अलावा ये संगठन सामाजिक रूढ़िवादी तत्वों से बिल्कुल मुक्त नहीं थे। इसके अलावा ये व्यापक सामाजिक आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करने में असफल रहे। स्वराज्य पार्टी से आए क्रांतिकारियों ने जमींदारों के विरुद्ध मुसलमान कृषक मजदूरों के संघर्ष का समर्थन तक नहीं किया। स्वराज्य पार्टी से आए क्रांतिकारियों ने तो जमींदारों के विरुद्ध मुसलमान कृषक मजदूरों के संघर्ष का समर्थन तक नहीं किया। अब हम समझते हैं सारांश इस अध्याय का। तो सबसे पहले हमने समझा स्वराज्यवादी और अपरिवर्तनवादियों को। स्वराज्यवादी कौन थे, अपरिवर्तनवादी कौन थे। गांधी द्वारा आंदोलन वापस लिए जाने के पश्चात स्वराज्यवादी व्यवस्थापिकाओं में प्रवेश के पक्षधर थे। स्वराज्यवादी जो थे व्यवस्थापिकाओं में प्रवेश के पक्षधर थे। इनका मत था कि व्यवस्थापिकाओं में प्रवेश कर वे सरकारी मशीनरी को अवरुद्ध कर देंगे और भारतीय हितों की वकालत करेंगे। जबकि अपरिवर्तनकारी जो थे वो संक्रमण काल में रचनात्मक कार्यक्रमों को चलाए जाने के पक्षधर थे। फिर हमने समझा 1920 के दशक में नई शक्तियों का अभ्युदय। 1920 के दशक में मार्क्सवादी एवं समाजवादी विचारों का प्रसार होने लगा। इसके अलावा दूसरा है भारतीय युवा वर्ग जो है सक्रिय होने लगा। इसके अलावा तीसरा मजदूर संघों का विकास हुआ। चौथा कृषकों के प्रदर्शन होने लगे। पांचवा जातीय आंदोलन होने लगे। छठा जो है वो क्रांतिकारी आतंकवाद का समाजवाद की ओर झुकाव होने लगा। इसके बाद हमने समझा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एवं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियाँ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फिर बन गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनकी गतिविधियाँ देखें तो इनकी स्थापना 24 में हुई। फिर काकोरी कांड 1925 में हुआ। पुनर्संगठित 1928 में। फिर 1928 में सैंडर्स की हत्या हुई। 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट। 1929 में वायसराय की ट्रेन को जलाने का प्रयास। 1931 में पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु। और 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी। फिर समझते हैं क्रांति की पुनर्व्याख्या। फिर हमने समझी उसके बाद बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। तो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर की हत्या का प्रयास 1924। इसके अलावा सूर्य सेन के चटगांव विद्रोही संगठन द्वारा चटगांव डकैती 1930। ये सब हमने समझा। इसके पश्चात हम समझेंगे साइमन कमीशन का विरोध, लेकिन अब नहीं, अगले वीडियो में समझेंगे इसको।